Hello, good morning. It's Sachin, your lecturer in physics, Government Boys Senior Secondary School, धर्मशाला। आज हम आपको सिखाएंगे न्यूमेरिकल करना। देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि भौतिक विज्ञान प्रकृति को समझने की एक कला है, और ये जो प्रकृति है ये आपसे बात करती है, और इसके बात करने की जो भाषा है वो है गणित। आपको याद है बचपन में आपके माता पिता बहुत परेशान थे कि हमारे बच्चे का बेस अच्छा बने, बेस अच्छा बने, बेस अच्छा बने। आज उनसे पूछिएगा जाके घर जाके कि बेस का मतलब क्या हुआ। बहुत कम लोग आपको बता पाएंगे, मैं बताता हूँ। देखिए, मैट्रिकुलेशन तक आपको 3 चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। 1, आपकी मातृभाषा हिंदी। 2, एक फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश। 3, गणित। ये तीनों आपको मैट्रिकुलेशन कंप्लीट होने के बाद बेहतरीन तरीके से आने चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं बेस। और ये जो गणित है ये इन सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रकृति आपसे इसी भाषा में बात करती है। हम जब फिजिक्स पढ़ाते हैं तो हम में से हर एक अध्यापक का ये मेन मोटिव होता है कि हम आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी को बढ़ा पाएं। देखिए, फिजिक्स पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, ये समझने का सब्जेक्ट है। अपने 20 साल के अध्यापन के करियर में मैंने कभी भी अपना स्कूल 5 बजे से पहले नहीं छोड़ा। हालांकि हमें छुट्टी 3 बजे हो जाती है। मैं हमेशा 3 से लेके 5 बजे 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, ताकि मैं उनको न्यूमेरिकल करना सिखा पाऊँ। मेरी कोशिश होती है कि आप +1 में जब मेरे पास आए और +2 करके जब आप वहाँ से निकलें तो आप कम से कम अपनी क्लास में ही, स्कूल में ही 6 से 8 हज़ार न्यूमेरिकल सॉल्व करके जाएं। अगर आप इतने न्यूमेरिकल घर में भी सॉल्व कर देते हैं, 15 से 20 हज़ार न्यूमेरिकल आपने 2 साल के अंदर सॉल्व किए, आपको नीट, जेई, एम्स या इस तरह के जितने भी बड़े बड़े टेस्ट हैं, इनको क्वालिफाई करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। नीट को पकड़िए। अगर आप पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने अच्छे बच्चे हैं उन सब का कंपैरिजन करें मार्क्स का, तो यू विल फाइंड कि बायो में सारे के सारे बच्चों के लगभग एक जैसे मार्क्स आते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं। केमिस्ट्री में लगभग एक जैसे आएंगे। लड़ाई होती है फिजिक्स में आके। जिसकी फिजिक्स अच्छी है उसे नीट क्वालिफाई करने से आप नहीं रोक पाएंगे। और फिजिक्स में भी क्या, न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो जिसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी है उसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने से रोकना बड़ा मुश्किल काम है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम न्यूमेरिकल करते कैसे हैं। देखिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के फिक्स तरीके हैं। जब भी हम न्यूमेरिकल करना शुरू करें उसकी जो स्टेटमेंट है उसको बड़े ध्यान से पढ़िए। स्टेप नंबर 2 में जितने भी आपको पैरामीटर्स दिए हैं स्टेटमेंट में उन्हें ढंग से लिखिए। स्टेप नंबर 3 जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस स्टेप में आप जितने भी पैरामीटर्स आपको दिए गए हैं उन सबको एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में लेके आइए। अगर आप ऐसे सिस्टम में काम करना चाहते हैं उनको ऐसे सिस्टम में लेके जाइए। अगर आप सीजीएस सिस्टम में काम करना चाहते हैं उनको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करिए। उसके बाद आप दिमाग पे जोर डालिए कि मुझसे पूछा क्या है। फिर आपका दिमाग आपको बताएगा कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है। उस फार्मूले को लिखिए। स्टेप नंबर 5 में आप करेंगे कैलकुलेशन, और स्टेप नंबर 6 में आप लिखेंगे रिजल्ट। और वो भी जो रिजल्ट आपका है, वो जो फिजिकल क्वांटिटी आपने कैलकुलेट करी उसकी मेजरिंग यूनिट कौन से है। तो ये 6 बड़े महत्वपूर्ण स्टेप हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के। अब मैं एक एग्जांपल कोड करता हूँ। मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ छोटा सा आपको समझाने के लिए। न्यूमेरिकल है, बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है कि फाइंड करिए वेलोसिटी किसी कार की जो 3600 मीटर की दूरी तय कर रही है 1 घंटे के अंदर। ये न्यूमेरिकल है, इसको ध्यान से देखिए कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार कवरिंग 3600 मीटर्स इन 1 आवर। ओके, तो सीखिए कि हम न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में आप इसी तरह लिखेंगे। याद रखिए, जब आप एचपी बोर्ड के एग्जामिनेशन देंगे या सीबीएसई के एग्जामिनेशन देंगे, आपको न्यूमेरिकल इसी फॉर्मेट में सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम है आपका, आप लिखेंगे गिवन कि आपको दिया क्या क्या है। ओके, तो आपको इस न्यूमेरिकल में दिया है कि आपकी डिस्प्लेसमेंट है 3600 मीटर। ओके, आपकी जो टाइम आपको दिया है वो है 1 आवर। ओके, देखिए न्यूमेरिकल में जब आपने गिवन लिख लिया तो 30% न्यूमेरिकल आपने सॉल्व कर दिया, क्योंकि इसको लिखने के बाद आपको समझ में आया था कि हमें करना क्या है और हमें दिया क्या है।
अब स्टेप नंबर 2 आपको बताता है कि ये जितने भी पैरामीटर्स आपको दिए हुए हैं इनको कन्वर्ट करिए एक सिस्टम ऑफ यूनिट में। अब देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट है वो 3600 मीटर में है। मीटर का मतलब है एसआई सिस्टम में काम कर रहे हैं आप, लेकिन जो टाइम है वो 1 घंटा है। अब 1 घंटा एसआई सिस्टम नहीं है, आपको इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि 1 घंटे के अंदर कुल कितने सेकंड होते हैं। ओके, तो मैं लिख लेता हूँ 3600 सेकेंड्स। ओके, तो ये स्टेप नंबर 2 इज क्लियर ना। आपने सारे के सारे गिवन पैरामीटर्स को एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। आपकी डिस्प्लेसमेंट वो भी मीटर्स में है, आपका टाइम सेकंड में है। अब आप अपने दिमाग के ऊपर जोर डालेंगे कि मुझसे पूछा गया है कि वेलोसिटी क्या है, तो इसके लिए फार्मूला क्या है। आपका दिमाग आपको बताएगा कि वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के। स्टेप नंबर 3 में आप लिखेंगे कैलकुलेशन। आप लिखेंगे कि वेलोसिटी बराबर है, आप देखिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको दी है 3600 मीटर, ओके, और टाइम की वैल्यू आपको पता है वो है 3600 सेकेंड। तो कैलकुलेशन के बाद मुझे पता चला कि वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। अब आप रिजल्ट लिखेंगे कि वेलोसिटी कितनी है, वो है 1। आप हर हाल में लिखेंगे उसकी यूनिट क्या है। ओके, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द न्यूमेरिकल। जब आप एचपी बोर्ड के एग्जामिनेशन या सीबीएसई के एग्जामिनेशन फेस करेंगे, आपको न्यूमेरिकल ऐसे ही करने हैं। अगर आप न्यूमेरिकल में कोई भी स्टेप खा जाएंगे तो इस बात को याद रखिए कि आपका न्यूमेरिकल गलत हो सकता है। तो न्यूमेरिकल कोशिश करिए, जितनी भी आप प्रैक्टिस घर में करें, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। अब पिछले कल हमने एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा था, वो था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। आपको मैंने बताया कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, अगर वो Q है मान लीजिए, तो Q की जो वैल्यू होती है बराबर होती है N इंटू E के। N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन जो उस बॉडी के ऊपर है, और E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अगर वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसकी वैल्यू है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अगर वो प्रोटॉन का चार्ज है पॉजिटिव है तो आप +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम ले सकते हैं। ओके, तो चलिए आज हम सीखेंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। ओके, एक न्यूमेरिकल है और ये बड़ा फेमस न्यूमेरिकल है एचपी बोर्ड का। मुझे नहीं पता इस न्यूमेरिकल के साथ एचपी बोर्ड वालों को इतना प्यार क्यों है। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं कि हमसे ये पूछा जाता है हर साल, ये न्यूमेरिकल आप फेस करेंगे कि बताइए एक कूलम्ब में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ओके, सो दिस इज द स्टेटमेंट। नाउ सी स्टेप नंबर 1, आई विल राइट गिवन। तो गिवन मुझे क्या दिया है, मुझे दिया है Q की वैल्यू वो है 1 कूलम। ओके, अब देखिए कूलम अपने आप में ही ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट है। ओके, तो इसे मुझे किसी भी यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं। उसके बाद मैं लिखूंगा फार्मूला यूज्ड। तो फार्मूला मुझे पता है कि फार्मूला क्या है। हमें पता है Q बराबर होता है N इंटू ई के। ओके, मुझे कैलकुलेट करना है N की वैल्यू, तो N किसके बराबर हो जाएगा, Q अपॉन ई के। मुझे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू भी पता है, वो है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ओके, अब मैं कैलकुलेशन कर सकता हूं। मैं लिखूंगा कैलकुलेशंस और मैं लिखूंगा N बराबर है 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ओके, सो दैट बिकम इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻19 को मैं ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 10⁻+19 और नीचे रह जाएगा 1.6। ओके, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉइंट को अगर आप ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाय 16। ओके, तो ये तकरीबन 6 इंटू 10⁻⁻+18 कूलम्स इसका आंसर नंबर आएगा। तो n की वैल्यू आई 6 इंटू 10⁻18 अप्रॉक्सीमेटली। अब आप लिखेंगे रिजल्ट। तो रिजल्ट में आप लिखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग 1 कूलम चार्ज इज 6 इंटू 10⁻18। ओके, और इसे आप हाईलाइट कर सकते हैं क्योंकि आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन भी फेस करने हैं, तो आप इसे हाईलाइट करिए ताकि जो पेपर चेकर है उसका ध्यान उसके ऊपर जाए कि आपने रिजल्ट निकाला हुआ है। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस। अब एक और न्यूमेरिकल मैंने आज लिया है, वो है कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब इस न्यूमेरिकल को देखिए। न्यूमेरिकल है व्हाट इज़ द टोटल चार्ज ऑन गिवन बॉडी।
अब एक बॉडी है, उसके ऊपर देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग चार्ज है। पॉइंट ए के ऊपर 3 कूलम चार्ज है, पॉइंट बी के ऊपर -2 कूलम चार्ज है, पॉइंट सी के ऊपर +9 कूलम चार्ज है और पॉइंट डी के ऊपर -3 कूलम चार्ज है। ओके, तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपको करने के लिए आएंगे। तो देखिए एडिटिविटी ऑफ चार्ज हमें बताती है कि अगर किस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज Q है, तो मान लीजिए Q1 चार्ज किसी एक बॉडी के पार्ट के ऊपर है, Q2 किसी दूसरे पार्ट के ऊपर है, Q3 किसी और बॉडी पार्ट के ऊपर है ना। तो आप इन सबको जमा कर दीजिए, दैट विल गिव यू द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। तो मैं लिखूंगा कि Q बराबर है +3 कूलम -2 कूलम +9 कूलम एंड देन आई विल राइट +-3 कूलम्स। ओके, तो चार्ज हो जाएगा 3 कूलम -2 कूलम +9 कूलम्स -3 कूलम्स। सो चार्ज विल बी इक्वल टू, देखिए कितना बचा आपके पास, ये बचा 7 कूलम्स। तो मैं रिजल्ट में लिखूंगा कि इस बॉडी के ऊपर जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज है वो है 7 कूलम। ओके, अब एक और न्यूमेरिकल पकड़ दें। इस न्यूमेरिकल को बड़े ध्यान से देखिए। ये डायग्राम आपको दी है और ये पूछ रहा है कि भाई बताओ, ये जो संरचना आपको दी है, ये जो डायग्राम दी है, इस पूरी की पूरी डायग्राम के ऊपर कुल कितना चार्ज है। अब देखिए उसने थोड़ा सा आपको परेशान किया है। एक्स एक्सिस पे इसने एक पॉइंट लिया 2 0 0, ये पोजीशन है चार्ज की, और इसके ऊपर चार्ज है +2 कूलम्स। पॉजिटिव जेड एक्सिस में कोई पॉइंट इसने लिया 0, 0, +3, ये डायमेंशंस है इस पॉइंट के, और इस पॉइंट के ऊपर जो चार्ज है वो है 4 कूलम्स। ओके, और माइनस जेड एक्सिस में इसने एक कोऑर्डिनेट लिया 0, 0, -3, पॉइंट बी है इसका नाम, और इसके ऊपर लिखा है 2 कूलम चार्ज। ओके, तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने डायग्राम बनाई। इसने आपको जानने की कोशिश करी कि आपको समझ कितनी है चार्ज की। अब देखिए आमतौर पे होता क्या है कि जब आप पॉजिटिव एक्सिस में जाते हैं तो जो वैल्यूज़ हैं वो डिस्टेंस की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं ना। अब आप -जेड एक्सिस में आएंगे तो सर्टनली कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में लेनी पड़ेगी आपको। लेकिन कोऑर्डिनेट बदलने से चार्ज नहीं बदलता। हमने कल समझा था इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, वो चाहे पॉजिटिव एक्सिस में है, चाहे नेगेटिव एक्सिस में है, वो चाहे स्टैटिक है, चाहे वो लगातार पोजीशन बदल रहा है, चाहे वो कितनी भी हाई वेलोसिटी के ऊपर है, चार्ज की वैल्यू नहीं बदलती है। ओके, तो इस तरह के न्यूमेरिकल में आपको कंफ्यूज करने के लिए जो मर्जी करे एग्जामिनर, आप याद रखेंगे कि नेट अमाउंट ऑफ चार्ज सारे के सारे बॉडी पार्ट्स के ऊपर जहां जहां जितना चार्ज है उन सबको जमा करो, यू विल गेट द आंसर। ओके, तो देखिए 4 + 2 + 2। ओके, तो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हो गया स्ट्रक्चर के ऊपर, दैट बिकम 4 + 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 8 कूलम ऑफ चार्ज। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व योर न्यूमेरिकल्स। ओके, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। आप एडिटिविटी ऑफ चार्ज, आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर अपनी होमवर्क की कॉपी में कम से कम 10 न्यूमेरिकल आज सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद आप अपने होमवर्क का स्क्रीनशॉट जो स्कूल का ग्रुप है उसमें शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था कि चार्ज क्या है और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। ओके, अब देखिए हम चीज़ों को चार्ज कर सकते हैं। चार्ज हम चीज़ों को कैसे करते हैं ये भी सीख लेते हैं फटाफट। देखिए, आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रगड़िए। तो मैंने आपको कल बताया था कि जब आप ऐसा करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी के ऊपर चले जाएंगे। जिस बॉडी से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स वो हो जाएगी पॉजिटिव, और जिस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वो हो जाएगी जिसके ऊपर आ जाएंगे वो हो जाएगी नेगेटिव, और जिससे निकल के चले जाएंगे वो हो जाएगी पॉजिटिव। ओके, इसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी जो कि फ्रिक्शन के कारण पैदा हुई। ओके, अब दूसरा तरीका किसी भी बॉडी को चार्ज करने का आप कैसे कर सकते हैं। आप सिंपली एक चार्ज्ड बॉडी को दूसरी चार्ज्ड बॉडी के पास लेके आइए। ओके, तो जो चार्ज्ड बॉडी है वो दूसरी बॉडी के, जो मान लीजिए एक बॉडी है वो पॉजिटिव चार्ज है, इस बॉडी को देखिए पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, आप इसको एक न्यूट्रल रॉड के पास लेके आइए। ओके, आप इसको जैसे ही टच करेंगे यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकल के इस बॉडी के ऊपर आ जाएंगे। ओके, इसे हम कहते हैं चार्जिंग बाय फिजिकल टच। आप किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए एक और तरीका बना सकते हैं, इसे हम कहते हैं इंडक्शन। ओके, अब देखिए
हमारे पास एक न्यूट्रल रॉड है, ओके। एक हमारे पास चार्ज रॉड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब आप इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को एक न्यूट्रल रॉड के पास लेके जाएंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये उस रॉड के नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींचेंगे, ओके, और जो पॉजिटिव चार्ज है उनको रिपेल करेंगे। तो देखिए इस मेटल रॉड के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ आ गए और जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ चले गए, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन सिंपली यू कैन चार्ज अ बॉडी। अब इसके ऊपर मैं डिटेल में कल बात करूंगा, आज क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं इसके ऊपर डिटेल में बात कर सकूं। मैं आपको एक होमवर्क और दे रहा हूं। अब तक इतना तो हम समझ गए कि चार्जिंग होती कैसे है ना। जैसे अभी आपने सीखा कि आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रगड़िए, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर चले जाएंगे, है ना। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए वो होगी पॉजिटिव और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए वो होगी नेगेटिव, ओके। अब आपको ये पता लगाना है कि चार्ज और मास में फर्क क्या है। इतना तो तय है कि इलेक्ट्रॉन मैटर पार्टिकल है, उसके पास कोई ना कोई मास होगा, है ना। तो जब वो निकल के दूसरी बॉडी के ऊपर गया तो डेफिनेटली मास में कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ा होगा। पर सवाल ये है, अब देखिए चार्ज भी वैसे ही पैदा हो रहा है, तो सवाल ये है कि मास और चार्ज में फर्क क्या है ना। खेल तो एक ही चीज़ का लग रहा है कि मास यहाँ से वहाँ गया। अब हम मास को ही चार्ज क्यों नहीं बोलते या चार्ज को ही मास क्यों नहीं बोलते। अब दो अलग अलग टर्म्स हैं तो डेफिनेटली डिफरेंस तो होगा ही ना। तो आप पता लगाएंगे कि मास और चार्ज में डिफरेंस क्या है और ये आप अपने होमवर्क की कॉपी में लिखेंगे। इस डिफरेंस को गूगल करिए, आपके पास टेक्स्ट बुक होंगी, उसमें ढूंढिए कि व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड देयर शुड बी सम डिफरेंस, है ना। चीज़ों में डिफरेंस होना चाहिए। मैं आपको डिफरेंस की एक छोटी सी अपने साथ घटी हुई एक घटना सुनाता हूँ। मैं बेसिकली नवोदय विद्यालय पंडों का छात्र हूँ और जब हम लोग वहाँ पे पढ़ते थे तो तमिलनाडु से स्टूडेंट माइग्रेट होकर आते थे। तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था जो तमिलनाडु से आया था, उसका नाम था मुर्गन। अब जो तमिलनाडु से बेचारे बच्चे आए हुए उनकी हिंदी बड़ी कमज़ोर होती है। तो एक दिन हुआ क्या कि मुर्गन मेरे पास आया, उसने ऐसे टांग पकड़ी हुई यहाँ से और वो कह रहा कि सचिन मेरी आँख में बड़ी दर्द। मैं क्या यार तेरी आँख में दर्द है ना, तूने टांग क्यों पकड़ी हुई। वो बेचारा उसको टांग लगा कि टांग को आँख बोलते हैं। बोला क्या फ़र्क पड़ता सचिन, समझ आ रहा है ना। मैं कि यार तू क्या बात कर रहा है, टांग टांग है, आँख आँख है, देयर इज़ अ डिफरेंस, है ना। अब तू आँख को टांग बोलेगा, टांग को आँख बोलेगा तो देख कितना कबड़ा हो जाएगा दुनिया में, है ना। अब सोचिए आँख को टांग बोल रहे हैं हम लोग, है ना। वो गाना सुना है आपने, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। अब अगर आँख को टांग बोलते तो ये गाना क्या होता है, तेरी टांगों के सिवा दुनिया में रखा क्या है ना। दूसरा गाना वो सुना होगा आपने, अख मेरे यार दी दुखे मेरी अखों बिच आ गया पानी। अब ये गाना कितना वाहियात बंदा है ना, टांग मेरे यार की दुखे मेरी टांगों में आ गया पानी। कितने जूते पड़ते शाहरुख खान को, है ना, कि काली काली आंखों की जगह वो गाता ये काली काली टांगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, होप यू आर एंजॉइंग योर फिजिक्स। जो मैंने काम दिया उसे ज़रूर करिए, न्यूमेरिकल करना शुरू करिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल सवेरे 10 बजे।